हेलो बच्चों, आज मैं आपकी टीचर नेहा पांडे आपके लिए एक नए विषय पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। आज का हमारा प्रकरण है वर्ण विचार। वर्ण आप सभी लोग जानते हैं, अक्षर। ठीक है, ये प्रकरण शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी लोग हमारे स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपके शिक्षक और शिक्षिकाएं विभिन्न विषयों पे जो वीडियोस बना रही हैं उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है, प्रकरण है वर्ण विचार। बच्चों, वर्ण क्या होते हैं? हम सब ने पढ़ा है, हम सब जानते हैं वर्ण क्या होते हैं। अक्षर, वर्णों को हम दूसरे भाषा में अक्षर बोलते हैं। अक्षर को अब हम अगर सोचें कि क्या है, अगर इसको परिभाषित करना होगा तो हम कहेंगे कि वर्ण वो एक ऐसी ध्वनि है जो हमारे मुंह से निकलती है, उसे वर्ण कहते हैं। लेकिन कैसे इसको समझेंगे? जैसे हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग कुछ भी बोलते हैं, तो वो बोलना क्या है? आप हमारी बात समझ रहे हो, हम आपके सामने नहीं हैं, हम आपको बोलकर समझा रहे हैं। तो हम बोलकर क्या बोल रहे हैं? कुछ ध्वनि हमारे मुंह से निकल रही है, ध्वनि हमारे मुंह से निकल रही है जिसको आप समझ सकते हैं। क्यों, कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि जो ध्वनि निकल रही है उनको लिपिबद्ध किया गया है, उनको एक चिन्हित किया गया है, चिन्ह उनके बनाए गए हैं और उन चिन्हित को कहते हैं अप्रूव्ड, मीन्स उनको अप्रूव किया गया कि हाँ, ये चिन्ह इस शब्द का या इस वर्ण का चिन्ह ऐसे बनेगा। तो ये क्या है? ये सारे यही ध्वनि है जो हमारे मुंह से निकलती है। मुंह से हमारे कोई शब्द नहीं निकलते हैं, क्या निकलते हैं? ध्वनि निकलते हैं। और उन ध्वनियों को किस तरह से हमने बोला है, उस ध्वनि को लिपिबद्ध कर दिया गया है, उसके एक चिन्ह निश्चित कर दिए गए हैं, जिन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब आप देखिए, इसकी एक परिभाषा देखिए। वर्ण क्या है? अगर हम इसको एक शब्द में, एक सेंटेंस में या एक वाक्य में जानेंगे तो होगा, हिंदी व्याकरण में वर्णों से अभिप्राय एक ध्वनि से है। जैसे ध्वनि जो हमारे मुंह से निकल रही है और इसी ध्वनि को एक निश्चित चिन्ह के द्वारा बता दिया गया है कि ये चिन्ह जो है उसको एक, इस ध्वनि को ये चिन्ह दे दिया गया, तो वो क्या हो गया? वो वर्ण हो गया। अब देखिए, वर्ण को परिभाषा क्या होगी? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े ना किए जा सके। मतलब हमने बोला कुछ भी, जैसे बोलने में हमने शब्दों का प्रयोग किया, ठीक, वो लेकिन शब्द तो किसी चीज से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने हैं? वर्णों से। आप लोगों ने ये पढ़ा भी है कि हम ध्वनि जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। तो हमने बोला तो, अब तो बोला तो में क्या है? त ध्वनि निकली। त ध्वनि कैसे बनी? ता ध्वनि को एक निश्चित चिन्ह दिया गया है। वो निश्चित चिन्ह क्या है? निश्चित चिन्ह है, मैं आपको बताऊंगी इसको। जैसे ये ता, तो बोला मैंने, तो बोला तो ये ता लिख गया, ठीक। ये एक निश्चित चिन्ह बनाया गया है इसका, ये इसका एक निश्चित चिन्ह है। मतलब ये हमने जो ध्वनि निकली ता हमारे मुंह से, इसका एक निश्चित चिन्ह ये बना दिया गया है। माँ, मैंने बोला माँ, तो ये माँ का एक निश्चित चिन्ह है। जब माँ ध्वनि मुंह से निकलेगी तो मतलब इसका मतलब है कि हम इस चिन्ह को पहचानेंगे। आया सभी समझ में कि कैसे चिन्ह, कैसे ये सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि इन्हीं वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं जिससे हम बोलते हैं। तो एक ही ध्वनि हुई। अब देखिए, हम वर्णों के बाद वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला वह एक व्यवस्थित स्वरूप है, वर्णों को किस क्रम में रखा जाए। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो एक सिस्टम से करते हैं, एक हमारा एक व्यवस्थित स्वरूप होता है कि हम पहले टीचर क्लास में आती है, हम उसको
विश करते हैं, टीचर बोलती है कॉपी निकालो तो हम कॉपी निकालते हैं। पहले हम चैप्टर को पढ़ते हैं, समझते हैं, टीचर हमें समझाती है, समझाने के बाद फिर हम उसके कठिन शब्दों को लिखते हैं, फिर हम उसके शब्दार्थों को लिखते हैं और फिर हम प्रश्न उत्तर करते हैं या रिक्त स्थान करते हैं। तो वैसे ही हर चीज़ व्यवस्थित रूप में होनी चाहिए, तभी हम उसको सही से समझ सकते हैं। तो इसलिए हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्णों के चिन्ह निश्चित किए गए, उनको एक क्रम भी दिया गया कि किस क्रम में इन वर्णों को रखा जाए। तो उसी व्यवस्थित स्वरूप को, उसी क्रमबद्ध स्वरूप को हम वर्णमाला कहते हैं। और हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हमारी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है, मतलब 52 वर्ण हैं। इंग्लिश वर्णमाला में कितने हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं तो उसमें कितने हैं? 26 हैं। और हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 52 हैं। चलिए अब देखिए, हमारी हिंदी वर्णमाला में, मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों को वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत मतलब उनको भागों में बांटा गया है। वर्ण 52 है, लेकिन 52 वर्ण को समझने के लिए उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, उनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला कौन सा है वर्ण? स्वर है। पहला क्या है? स्वर। दूसरा क्या है? व्यंजन, ये सभी आप लोग जानते हैं। और तीसरा मैं बताने जा रही हूँ आयोग वाह, जो आप शायद पहली बार सुन रहे हैं, इसको बोलते हैं आयोग वाह। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ स्वर और व्यंजन पढ़े थे। तो स्वर आप सभी को पता है क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, मतलब किसी भी अन्य वर्ण की सहायता उसमें नहीं ली जाती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे हमने बोला आ, तो आ में किसी और वर्ण को बोला नहीं, आ में हमने किसी और वर्ण को पर उच्चारित नहीं किया। ई, कोई और वर्ण नहीं निकल रहा, सिर्फ ई ही निकल रही है। इसको जब आप व्यंजनों से कंपेयर करेंगे, जब इनको तुलना करेंगे, तब आप देखेंगे जब हम क बोलते हैं तो क के बाद देखिए अ साउंड भी निकल रही है, आ उच्चारण भी निकल रहा। तो ये आ उच्चारण क्या है? ये किसी दूसरे वर्ण की सहायता से का बोला गया, लेकिन आ जब हमने बोला तो हमने किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली। इसीलिए कहा गया स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अभी तक आप लोगों ने 13 पढ़े होंगे, ठीक है? कैसे 13 पढ़े होंगे? हमने यहाँ पे 11 बताए हैं। अ आ, इ ई, उ री, ए ऐ ओ औ, बस। आप लोगों ने पिछली कक्षा में शायद अंग और आह भी पढ़ा था, लेकिन अंग और आह स्वर का भाग नहीं होते हैं। ये स्वर सिर्फ हमारे 11 होते हैं। अ आ, इ ई, उ री, ए ऐ ओ औ, सिर्फ ये 11 स्वर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो हम मुख्यतः यहाँ पे 2 स्वरों का अध्ययन करेंगे। वो कौन से 2 स्वर हैं? ह्रस्व और दीर्घ। वैसे होते कौन से हैं? नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ और नंबर 3 प्लुत। इसका उच्चारण आप लोग सही से करिएगा, प्लुत नहीं होता है, प्लुत होता है। और अब हम देखेंगे ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। जैसे अभी मैंने पढ़ा अ आ, इ ई, उ। तो एक जो वर्ण पढ़ा हमने आ, तो अ हमने धीरे से पढ़ा और आ हमने तेज से पढ़ा, ई धीरे से पढ़ा, ई जोर से पढ़ा। तो ये क्या है? जो स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ऐसे पढ़ा है ना आपने बचपन में। तो ये क्या है? किन किन वर्णों के उच्चारण में कम समय लग रहा है? अ, ई, उ, ये इनके उच्चारण में हमें कम समय लग रहा है। तो ये सब क्या हो गया? री, इसमें भी उच्चारण में कम समय लगा। तो ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। देखिए आप, हमने लिखा भी है यहाँ पे अ, ई, उ और री, ये क्या है? हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। और मैंने आपकी उच्चारण करके बताया, आ के उच्चारण में, बड़े आ के उच्चारण में हमें समय अधिक लगा, तो ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। जिनके उच्चारण में समय अधिक लगता है वो क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। और हमारी हिंदी वर्णमाला में 7
दीर्घ स्वर हैं। कौन कौन से हैं जिनके उच्चारण में समय अधिक लगता है? आप लोग बोल के देखिए। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? सारे दीर्घ स्वर हैं क्योंकि इनके उच्चारण में समय अधिक लगता है। अब देखिए प्लुत स्वर क्या होते हैं। मैंने आपको बोला कि अभी आप लोग इन वर्णों के उच्चारण में को अभी आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा बता देती हूँ इसमें क्या होता है। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। जैसे ओम, जोर से बोलते हैं हम लोग ओम, ठीक। भैया बोलते हैं ना भैया, तो इसमें देखिए ई या निकलता है, तो ये स्वर को बोलने में ये एक ही स्वर होते हैं, इनके उच्चारण में समय अधिक लगता है, इसीलिए इनको हम लोग प्लुत स्वर बोलते हैं। और इनके विस्तार से इस स्वर के बारे में आप लोग अपने आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मात्राओं की। यहाँ देखिए मैंने स्वरों की मात्राएं बताई हैं। ये आप लोग क्लास केजी से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर एक बार आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगी, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है और बड़े आ की मात्रा में एक डंडा लगाया जाता है। छोटी ई की मात्रा आगे से लगती है और बड़ी ई की मात्रा वर्ण के पीछे से लगती है। जैसे आपको लिखना है निब, निब लिखेंगे तो किताब लिखेंगे, तो किताब में क्या लिखेंगे? किताब, किताब बोला कि जब छोटी ई की जब ह्रस्व स्वर का उच्चारण होता है, जब स्वर धीमा होता है, समय कम लगता है किसी वर्ण के उच्चारण में, तो वो होते हैं ह्रस्व, तो उनकी मात्रा जो है आगे से लगती है। जैसे छोटी ई की मात्रा हमेशा वर्ण के आगे से लगती है, किताब, ठीक है। अब हम लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की जब मात्रा हम लोग बात करते हैं तो वो वर्ण के पीछे से लगती, जैसे चील, चील, ठीक। तो इसमें हम वर्ण के बाद मात्रा लगाते हैं। समझ में आ गया सभी को? छोटे ऊ की मात्रा आप सभी को मालूम है, जब छोटे ऊ का उच्चारण करते हैं जैसे क्या कहेंगे? पुल, पुल, छोटे ऊ की मात्रा। और रूप, मूल, ठीक। जब जोर से ऊ की उच्चारण होती है तो हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगती है और छोटे ऊ की मात्रा उल्टी लगती है, जैसे इसके, ठीक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मात्रा होती है ए और ऐ की। जब हम ए का उच्चारण करते हैं तब एक मात्रा स्वर के ऊपर व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे केला, केला हमने लिखा तो का। अब बच्चे क्या लिखते हैं? केला लिखने के लिए पूरा लिख लेते हैं और मात्रा यहाँ टांग देते हैं। क्या ये केला कहा जाएगा? नहीं, ये कोई मात्रा ही नहीं है। मात्रा किसके ऊपर लगी है? किस व्यंजन के ऊपर लगी है? किसी पे नहीं। तो ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। हम केला लिखेंगे तो मात्रा हमारी का के ऊपर ही लगनी चाहिए, तभी वो करेक्ट शब्द होगा। सही शब्द तभी होगा जब हम उसकी मात्रा उसके ऊपर लगाएंगे। देखिए ये सही मात्रा है लगाने का। ऊपर एक गोला बनता है और एक डंडी खींची जाती है और वो उसी वर्ण पे लगती है जिसके साथ उसका उच्चारण हो रहा होता है। आगे देखिए हम आपको ऐ की मात्रा बताएंगे। ऐ की मात्रा क्या होती है? जैसे ऐ की मात्रा 2 मात्रा, जैसे बैल, हमने लिखा बैल, बा, ठीक। बा का पेट भी देखिए कैसे इसके अंदर जो क्रॉस करते हैं वो ऐसे ही क्रॉस करते हैं, इसको उल्टा क्रॉस नहीं करते हैं। और हमने लिखा ला, ठीक है, ला लिखा। इसके ऊपर भी, बैल के ऊपर भी हम 2 मात्राएं सिर्फ ऐसे ही लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने लिखा बा और यहाँ पे मात्राएं लगा दी, या एक मात्रा ऐसे लगाई, बा लिखा और ला लिख दिया, ठीक। अब हमने मात्रा एक यहाँ लगा दी और एक यहाँ लगा दी, तो ये भी गलत तरीका है। ऐसे भी हम नहीं लिखते हैं। हम जब लिखेंगे तो हम दोनों ही मात्राएं एक साथ एक बात उसी वर्ण पे लगाएंगे जिसके साथ उसका उच्चारण हो रहा है। समझ में आया सभी को? ऐसे ही ओ और औ की मात्रा का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे हम लोग लिखेंगे बोल, ठीक। अब बोल में हम लोग क्या करते हैं? बा में मात्रा लगानी है। हमने मात्रा किस पे लगाई? ये। क्या ये तरीका गलत सही है कि गलत है? ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। हमको मात्रा किस पे लगानी है? बा पे लगानी है, लेकिन डंडे के ऊपर ही मात्रा लगेगी।
ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये बा लिखा, उसके ऊपर इस डंडे के ऊपर ही मात्रा लगेगी, ये बा के ऊपर मात्रा लगेगी तो वो शब्द अशुद्ध कहा जाएगा, वो गलत होगी आपकी वर्तनी। ऐसे ही जब अ की मात्रा लगाएंगे तभी भी हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा मौलिक, मौ, ठीक, तो मौलिक में माँ के ऊपर उसी जो डंडा खींचा जाएगा बाद में, उसी डंडे के ऊपर दो मात्राएं लगेंगी। इन मात्राओं का आप लोग विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि हिंदी सभी को आ जाती है लेकिन मात्राओं लगाने का ज्ञान नहीं आता, इसीलिए मैंने स्पेशली ये मात्राएं आपको बताई हैं कि कैसे लगाना चाहिए। बच्चे मोस्टली यही मिस्टेक्स करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं व्यंजनों की तरफ। हमने स्वर बता दिए, अब है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण होते हैं। जैसे हमने बोला क या हमने बोला च, अब सुनने में आप लोग लग रहा है कि चा के साथ आ की साउंड भी निकल रही है ना उच्चारण, तो ये क्या है? यही व्यंजन है जिनके साथ में छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि छोटे आ का उच्चारण हर एक प्रत्येक व्यंजन के साथ में होता है। इसीलिए जब छोटे आ की उच्चारण नहीं होता है तो हम अन्य मात्राओं का उच्चारण करते हैं। लेकिन जिन शब्दों में, जिन वर्णों में, जिन व्यंजनों में कोई मात्रा नहीं लगी होती है, उन व्यंजनों के साथ हम छोटे आ का उच्चारण करते हैं। इसीलिए छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे देखिए हमने लिखा माँ, ठीक, अब माँ जो लिखा है इसमें एक अन्य वर्ण भी शामिल है। वो अन्य वर्ण कौन सा है? अगर हम माँ को बिना वर्ण के साथ लिखेंगे तो यहाँ पे हम एक ऐसा साइन बनाते हैं, इसको कहते हैं हलंत, और इसके साथ आ का उच्चारण होता है, तब ये पूरा माँ बनता है बिना हलंत के। समझ में आया सभी को? माँ ऐसे बोलेंगे तो माँ, बिना हलंत के बोलेंगे तो ये हो जाएगा आधा, ठीक, और इसका मतलब होता है आधा, और जब इसमें आ मिला देते हैं तब ये बन जाता है पूरा। जब तक इसमें आ साउंड नहीं होगा, म बोलेंगे, अ साउंड नहीं निकलेगा, तब तक ये आधा होगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं और इन व्यंजनों को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो पहले हम शुरुआत करते हैं स्पर्श व्यंजन से। स्पर्श से ही क्लियर हो रहा है कि हम किसी चीज़ को छू रहे हैं। स्पर्श मीन्स क्या होता है? छूना। जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो उसको स्पर्श बोलते हैं। लेकिन आप हमें ये बताएंगे कि हम लोग बोलते कहाँ से हैं? कौन सा ऐसा हमारा बॉडी का पार्ट है, हमारे शरीर का कैसा कौन सा अंग है जिनकी सहायता से हम बोलते हैं? हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और जिनसे हम अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के काम भी करते हैं। जैसे हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं, हमारा मुंह बोलता है। यस, मुंह से हम खाना भी खाते हैं, मुंह से हम बोलते भी हैं। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट, मुंह का एक बहुत अभिन्न भाग है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, एक पार्ट है हमारे मुंह का। वो कौन सा है जिससे हम बोलते हैं? यस, हमारी जीभ, हमारी जुबान जो बोलते हैं वही, वो हमारी मुख्यतः इस्तेमाल होती है, प्रयोग होती है हमारे उच्चारण में। आप देखिए उच्चारण में होती है तो जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ हाँ बराबर चलती रहती है, कहीं ना किसी पार्ट को हमेशा छूती रहती है। इसीलिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जिह्वा जो है मुंह के विभिन्न भागों को छूती है, स्पर्श करती है, उन्हें ही जो व्यंजन जिह्वा के स्पर्श करने में मुंह के किसी भी पार्ट को जो उच्चारित होते हैं, जो वर्ण, वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। जैसे हमने बोला क, जब क बोला तो हमारी जो जबान होती है बिल्कुल सीधी रहती है और हमारे कंठ से आवाज़ निकलती है, तो ये क्या है। और जब हमने बोला चा बोला तो जब जो जबान होती है उसका बीच का हिस्सा हमारे ऊपर के हिस्से को छूता है, और जब हमने बोला ता तो हमारी जो जबान होती है उसका आगे का हिस्सा हमारे दांत को छूता है, और हमने बोला पा तो हमारे होंठ आपस में टकराते हैं, स्पर्श करते हैं एक दूसरे का। तो यही जो स्पर्श है, इसी जो भी व्यंजन
इस स्पर्श के द्वारा उच्चारित होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और हमारी मानक हिंदी वर्णमाला में ऐसे 25 व्यंजन हैं। अब हम इन व्यंजनों को आप आगे डिस्कस करेंगे, कौन से व्यंजन किस वर्ग का है और उसे कहाँ से उच्चारित करते हैं और हमारी जुबान किस हिस्से को स्पर्श करती है। जैसे पहला आता है का वर्ण। का वर्ग जो होते हैं इसमें हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ठीक, अब हम इनको आगे अध्ययन करेंगे। जैसे क वर्ग, इसमें आते हैं क, ख, ग, घ, ड़। आप सभी लोग जब वीडियो देखेंगे तो उच्चारण भी करिएगा इन वर्णों को, आपको समझ में आएगा कि ये वर्ण कहाँ से निकल रहे हैं। क, ख, ग, घ। ये देखिए हमारी जो हवा है वो बाहर की तरफ जब आ रही है तो इसमें हमारी जुबान कहीं भी टच नहीं कर रही है, सिर्फ हमारे कंठ से आवाज़ निकल रही है और जुबान हमारी एकदम स्थिर है। और कहीं क, ख, ग, तो जुबान सिर्फ हिलती तो है लेकिन टच नहीं करती है और हमारे कंठ से आवाज़ निकल रही है, इसीलिए इस वर्ग को कंठ वर्ग के वर्ण कहा जाता है। फिर है च वर्ग। अब इसको बोल के देखिए, च, छ, ज, झ, य। तो ये जब हम बोलते हैं तो हमारे जो जुबान का बीच का जो हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ छूता है। आप सब लोग उच्चारण करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं तालु। और फिर टा वर्ग रहता है। टा वर्ग को देखिए, टा, ठा। इसमें क्या होता है, हमारी जुबान जो है पलट जाती है। बोल के देखिए, टा, टा बोलिए तो आपका क्या होगा, जुबान जो है उल्टी हो जाती है और आगे का हिस्सा पीछे की तरफ छूता है। ट, ठ, ट। बोलिए, ट, ठ, ड। तो ये जुबान हमारी उल्टी होके तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इसको बोलते हैं मूर्धा। देखिए मुड़ जाती है। ठीक, फिर है त वर्ग। ता, थ, द, ध, ना। हमारी जुबान जो है वो कहाँ छू रही है, हमारे जो ऊपर के जो दांत हैं उनके नीचे के हिस्से को छू रही है। त, थ, द, ध, ना। ठीक, उच्चारण करके देखिए, आप लोग को समझ में आएगा। फिर देखिए प, फ, ब, भ, मा। इसमें देखिए आपके दोनों होंठ आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इनको ओष्ठ बोलते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, हमारा दूसरा पार्ट था अंतस्थ व्यंजन का। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जीभ मुंह को किसी भाग को भी पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। मतलब हम लोग स्वर और व्यंजन जब बोलते हैं तो हमारे आ, ई, तो जुबान कहीं ना कहीं छूती है पीछे के दांत को, आगे के दांत को, कभी तालु को, कभी दांत को, तो इस तरह से छूती रहती है। लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे हैं, अंतस्थ व्यंजन जिनको बोलते हैं, जो अंतर से निकलते हैं और हमारी जीभ जो है किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, कहीं भी टच नहीं करती। आप बोल के देखिए, य, र, ल, व, य, र, ल, व। कहीं भी किसी भी भाग को, मुंह के किसी भी भाग को वो स्पर्श नहीं कर रही है। ये वर्ण हिलती तो है जुबान लेकिन स्पर्श नहीं करती है, ये हमारे अंतर से निकल रही है, इसीलिए इसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। हमारी भाषा जो वर्ण होते हैं वो हमारे अंदर से निकलते हैं, इसलिए इसको अंतस्थ बोलते हैं। और ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन क्या होते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारे ऊष्मा पैदा होती है। उष्ण मतलब गर्मी पैदा होती है। जैसे हमने बोला श, ह, मतलब एकदम से निकलते हैं मुंह से, और हमारी मुंह गर्मी से मतलब होता है हमारे मुंह से भाप ज़्यादा मात्रा में निकलती है। श, आप लोग बोल के देखिए, श, श, ह, श, 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 ह। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से भाप बाहर की तरफ एकदम से निकलती है, तो वो क्या होते हैं, वो भाप क्या होती है, ऊष्मा का ही तो रूप होता है, तो इसीलिए इनको उष्ण व्यंजन कहते हैं। ये भी हमारी मानक हिंदी वर्णमाला में 4 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आयोग वाह। मैंने बताया था वर्ण 3 तरीके होते हैं, स्वर, व्यंजन और आयोग वाह। तो अब हम आएंगे आयोग वाह पे। हमने आप लोगों ने स्वरों में पढ़ा था अंग और आह भी अपने प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन हम यहाँ बताएंगे ये स्वर नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, आयोग वाह होते हैं। जो आयोग वाह मतलब ये आ के योग
के साथ, अर्थात आयोग का मतलब क्या हुआ, आयोग वह मतलब आ के योग के साथ उच्चारित होते हैं, इसीलिए इनको आयोग वाह कहते हैं। जैसे क्या था, अंग और अह, अंग में भी क्या है, आ बनता है, उसे मात्रा लगती है, और आह में भी क्या है, पीछे की तरफ दो बिंदियां लगती हैं, तो दोनों में देखो आ है, तो इसलिए क्या है, आ के साथ उच्चारित होने वाले वर्णों को हम क्या बोलते हैं, आयोग वाह बोलते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं, ये ना तो व्यंजन होते हैं। अब इसमें एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, अंग, ठीक। अंग जो होता है उसका उच्चारण नाक से किया जाता है, ठीक है। अंग, अनुस्वार, जैसे हमने बोला, इसका लिपि चिन्ह क्या होता है, ये वर्ण के ऊपर एक बिंदी रखी जाती है, ठीक। और इसका उच्चारण माँ और ना के समान, जैसे संबंध, संबंध में भी सा के ऊपर ही बिंदी लगाते हैं। देखिए जब हम संबंध लिखते हैं तो ऐसे भी लिखते हैं, आप लोगों ने कई बार लिखा होगा, ठीक। तो ये क्या है, ये इसका मतलब यहाँ आधे माँ से होता है और यहाँ पे इसका मतलब आधे ना से भी है। तो ये आधे माँ और आधे ना को चिन्हित करते हैं। संबंध, देखो सा के बाद क्या आ रहा है, माँ, लेकिन हमने बिंदी कैसे लगाई है, अंग की, तो इनका उच्चारण जो होता है आधा ना और आधा माँ के लिए किया जाता है। और इनका उच्चारण जब हम ना के लिए करते हैं इसका उच्चारण, तो हमारे नाक से ध्वनि निकलती है। जैसे आपने देखा हंस, वंश, ठीक, पंच, रंक, ठीक, ये सब क्या है, सब ना से देखिए उच्चारित हो रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे, और ये वर्ण के ऊपर मात्रा लगाई जाती है। अब है अनुनासिक। अनुस्वार के साथ ही हम लोग पढ़ते हैं अनुनासिक। आप लोगों ने चंद्रबिंदु लगाई है, ठीक है, कई चंद्रमा लिखा आपने, चांद लिखा आपने, और आपने रांझा लिखा आपने, मांझा लिखा आपने, और आपने लिखा हंसना, माँ, तो ये सब जब हम लिखते हैं तो हम चंद्रबिंदु लगाते हैं। तो चंद्रबिंदु कब लगाएं और अंक की मात्रा कब लगाएं, ये आप लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये कन्फ्यूज़न इसलिए रहता है क्योंकि हमें इनका अंतर नहीं मालूम है। हमने यही बताया कि जब हम अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से। जैसे हंस, हमारे नाक से निकला हंस, अपने नाक के सामने अपनी, जब हंस बोलिए और अपनी नाक के सामने अपने हाथ को लगाइए और देखिए कहाँ से आवाज़ निकल रही है, हंस। जो सांस निकल रही है वो आपके नाक से निकल, तो ध्वनि कहाँ से निकल रही है, नाक से निकल रही है, हंस, ठीक। रंक, रंक, तो ना से निकला, ठीक। अब देखिए, अब आप बोलिए चांद, और फिर अपने हाथ को लगाइए अपने मुंह के पास, चांद, तो माँ से भी, मुंह से भी निकलती है और नाक से भी निकलती है। अनुनासिक का जब हम उच्चारण करते हैं तो मात्रा जो है दोनों से निकलती है, नाक से भी निकलती है और मुंह से भी निकलती है। जैसे मांझा, तो नाक से भी निकली और मुंह से भी निकली। तो हम इसका डिफरेंस सिर्फ इस तरह से देखते हैं कि जब सिर्फ हमारे नाक, ध्वनि जब नाक से निकलेगी तो सिर्फ भाप कहाँ से निकलेगी, नाक से निकलेगी। तो हमें पता चल जाएगा कि हम इसमें कौन सी मात्रा लगाएं, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करने से आप इसका डिफरेंस अपने आप से ही आपको हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन इसको पहले हमें समझने के लिए ऐसा करके देखिए, आप लोगों को समझ में ज़्यादा अच्छी तरीके से आ जाएगा। बढ़ते हैं विसर्ग की तरफ। विसर्ग में दो कॉलन जैसे हम लोग लगाते हैं, दो बिंदियां, वैसे ही विसर्ग का चिन्ह होता है। और विसर्ग का चिन्ह हा उच्चारण के लिए कि जैसे प्रातः, मोस्टली इस विसर्ग चिन्ह का प्रयोग हम लोग संस्कृत भाषा में अधिक करते हैं, जैसे प्रातः, नमः, शनः, ठीक है, पुनः, उसमें हम लोग ज़्यादा इस विसर्ग का प्रयोग करते हैं। और जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण हा के रूप में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन से नाम से ही क्लियर है कि दो संयुक्त जिनको जोड़ा गया है आपस में। तो जब जो वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बनता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक। अब इन व्यंजनों को मेल देखिए, यहाँ पे मैंने बताया भी है। का, आधा का और शा जब मिलता है तो छा बनता है। आधा ता और रा मिलता है तब त्रा बनता है। आधा जा और इया मिलता है तो ज्ञा बनता है। और शलजम वाला शा आधा और रा मिलता है तो श्रा बनता है, ठीक है। जैसे हम लोग कहा क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और परिश्रम या श्रीमान।
तो इसमें हम ये वर्णों का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आप लोग ज़रा जोड़ के देखिए कि कितने व्यंजन हुए। हमने आपको बताए थे वर्ण होते हैं 52। क्या 52 वर्ण हो गए? देखिए, स्वर बताए थे हमने आपको 11। फिर हमने आपको बताया ऊष्म व्यंजन, नहीं स्पर्श व्यंजन। तो कितने बताए मैंने स्पर्श व्यंजन? 11 तो स्वर हो गए आपके। स्पर्श व्यंजन हो गए 25। फिर आपके 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन, 4 हो गए ऊष्म व्यंजन और 4 हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। तो बताइए कितने हो गए? 5 और 1 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 और 4 18। ठीक, 18 ये हो गए। और यहाँ पे जोड़िए 1, तो कितना हो गया? 2 और 2 4, तो हुए तो ये 48 ही। अब बताइए 4 व्यंजन और आपको लाने हैं। तो चलिए ठीक है, 2 आयोगवा हो गए, तो 2 उसमें और जोड़ लीजिए। आयोगवा हो गए तो ये कितने बन गए? 50 बन गए। अब 2 तो आपके रह गए। 2 व्यंजन ये कौन से होते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी ये 2 व्यंजन कौन से होते हैं जो हमारे हिंदी वर्णमाला में, इनका वर्णमाला में इनको व्यवस्थित रूप तो नहीं दिया गया है, लेकिन हम इनको मानते हैं, इनको लिखने में हम प्रयोग करते हैं। ये कौन से होते हैं? ढ़ा, ये होता है ढ़ा, पढ़ने वाला ढ़ा, जिसके नीचे हम लोग बिंदी लगाते हैं। जैसे हम लोग ने कहा चा छा डा ढा, ढा ढपली वाला ढा होता है और पढ़ने वाला ढ़ा, पढ़। ठीक है, पढ़ धातु से जो पढ़ना बनता है ये होता है ढ़ा। एक तो ये होता है, दूसरा कौन सा होता है? पकड़ने वाला ढ़ा, जिसके नीचे बिंदी लगती है। ठीक है, तो ये 2 व्यंजन मिला के हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हो जाते हैं। सभी को समझ में आ गया आई थिंक। फिर हम लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे द्वितीय व्यंजन की तरफ से। ये हमारा नया टॉपिक है, इसमें आप लोगों ने पहले शायद बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। द्वितीय व्यंजन कौन से होते हैं? आपने संयुक्त व्यंजन पढ़ा, जब 2 अलग अलग व्यंजन, जब 2 अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर वर्ण बनाया जाता है उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब एक ही स्वर, एक ही व्यंजन को 2 बार में प्रयोग करते हैं, जैसे आधा व्यंजन, इसे इसमें एक आधा था एक पूरा था। देखिए का आधा था और शा पूरा था, तो क्या बना? छा। लेकिन द्वितीय व्यंजन में एक वर्ण आधा होता है और एक वर्ण पूरा होता है, मतलब एक स्वर के साथ होता है और एक स्वर के रहित होता है। तो वो व्यंजन जो होते हैं सेम व्यंजन होना चाहिए, अलग अलग व्यंजन नहीं होना चाहिए। जैसे बा हो तो एक बा स्वर के साथ मतलब आ के साथ हो, और एक बा स्वर के रहित हो मतलब स्वर के साथ ना हो, तो ये क्या होगा? आधा व्यंजन। मैंने आपको जब वर्ण बताए थे तो मैंने बताया था व्यंजन क्या होते हैं, तो मैंने आपको लिख के बताया था जब हलंत लगाते हैं तो वो आधा होता है। वैसे ही देखिए हम यहाँ पे समझाएंगे, जैसे 2 एक ही वर्ण का 2 बार उच्चारण हो, जैसे गुब्बारा, तो गुब्बारा, बा आधा निकल रहा है पूरा भी निकल रहा है, तो हम जब आधा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और प्लस पूरा बा, पूरा बा तब मतलब होगा इसके साथ में हम आ जोड़ रहे हैं, ये भी आधा है तो इसके साथ हमने आ जोड़ा, इसके साथ हमने आ नहीं जोड़ा, तो ये आधा लिखा जाएगा और ये पूरा लिखा जाएगा। ठीक, ये हो गया। इनको कहते हैं द्वितीय व्यंजन, जब एक ही प्रकार के स्वर रहित व स्वर युक्त व्यंजन एक साथ बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं, उनको हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे एक वर्ण, वही सेम वर्ण हो, वर्ण चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन एक आधा हो और एक पूरा हो, मतलब एक स्वर के रहित, जैसे ये जो आगे वाला वाह है ये स्वर के रहित है और ये स्वर के साथ उच्चारित किया गया इसलिए इसको पूरा लिखा गया है, और ये स्वर के रहित है मतलब स्वर इसमें साथ मिलाया नहीं गया है, आ स्वर जो मिलाते हैं हम वो नहीं मिलाया गया इसलिए इसको आधा लिखा। तो इन व्यंजनों को हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे हमने कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे आधा ना पूरा ना तो गन्ना, ठीक, आधा बा पूरा बा गुब्बारा, आधा ता पूरा ता पत्ता, सत्ता, और आधा चा पूरा चा बच्चा, कच्चा, ठीक, आधा माँ पूरा माँ मम्मी, ठीक, आधा का पूरा का पक्का, कक्का, ठीक है। ये होते हैं हमारे वर्ण। तो बच्चों आगे चलिए, हम अब कुछ इसी जो टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसी टॉपिक पे हम एक एक्सरसाइज करते हैं, हम द्वितीय व्यंजनों का सही मिलान करेंगे। ठीक, अब देखिए
गु, क्या बनेगा? गुक्का तो नहीं होगा, गुच्चा भी नहीं होगा, गुत्ता भी नहीं होगा, क्या होगा? गुब्बारा। ठीक, एक वर्ण बन, एक शब्द बन गया। अब पक्का, हाँ पक्का। ठीक, फिर बच्चा, पक्का तो हो गया, लेकिन पक्का और फिर का किससे मिलेगा? कत्ता तो होता नहीं है, पत्ता होता है और कक्का होता है। हाँ बिल्कुल सही। तो क्या मिलेगा? गुब्बारा मिलेगा, गू से ये मिलेगा, और पत्ता मिलेगा, और ये मिलेगा बच्चा, और ये हो जाएगा कक्का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। अब इसमें है क्या करना है आपको? निम्न व्यंजनों के उद्गम स्थल को पहचानिए और सही मिलान करिए। कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं ये? ठीक है, इनको कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं? जैसे क ख ग घ ड़, ये किस वर्ग से आते हैं? का वर्ग से आते हैं। ठीक, तो का वर्ग जो होता है कहाँ से बोला जाता है? का वर्ग हम लोग उच्चारित करते हैं कंठ से। ठीक, फिर चा वर्ग कहाँ से आता है? च छ ज झ, कहाँ से आता है चा वर्ग? तालु से। कहाँ से आता है? तालु से। फिर टा वर्ग टा ठा मूर्धा से, क्योंकि ये उल्टी हो जाती है जबान इसमें। फिर ता था दादा ता दांत से। ठीक, और ये लास्ट में पाफा बाबा, ये आता है आपका, एक मिनट, कंठ से, फिर आया तालु से, फिर टा वर्ग आता है आपका मूर्धा से, और ता वर्ग आता है दांत से, और पा वर्ग आता है आपका होंठ से। ठीक, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, संयुक्त व्यंजन को पहचान कर उस पर गोला बनाइए। अब देखिए पहली लाइन में आपके 5 वर्ण लिखे हैं, च च का च छ य ह, इसमें से संयुक्त वर्ण कौन सा है? छ। फिर देखिए श आ बा ना पा, इसमें कौन सा है? श्रा। गुड। फिर है ना त्रा मा श श, कौन सा है? त्रा। ह द ग थ ड़ ज्ञा। गुड। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं चाहूँगी कि आप लोग इसके प्रश्न उत्तर जब भी आपको दिए जाएंगे आपके गूगल क्लास में, आप लोग इस पर अपना आंसर्स, अपने जो उत्तर है सही से दे पाएंगे। धन्यवाद।